नमस्कार जी, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। आज मैं डीसी मशीन पर हम लोग लेक्चर लेंगे और डीसी मशीन पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डीसी मशीन है। सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। डीसी मशीन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है। मतलब क्या है, जो डीसी मशीन है वो या तो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है। यह डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, एक डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। यहाँ पर चूँकि हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मोटर या जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दोनों का सेम होता है। तो पहले हम समझते हैं डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर या मैकेनिकल पावर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी और टार्क को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको मैकेनिकल पावर बोलते हैं। यह मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम जनरेटर बोलते हैं। दूसरा डीसी मोटर क्या होता है, यह इलेक्ट्रिकल डीसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। मतलब जस्ट अपोजिट, जनरेटर का अपोजिट क्या होता है, मोटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरली हम लोग देखते हैं कि हमेशा एसी मशीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ डीसी मशीन के अंदर कुछ स्पेशल एडवांटेज होते हैं जिसके कारण से हम लोग डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से हम एसी मशीन की जगह पर डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, फाइन स्पीड कंट्रोल। फाइन स्पीड कंट्रोल क्या होता है, इसमें जो स्पीड होती है, सिंक्रोनस मोटर ले लीजिए या इंडक्शन मोटर ले लीजिए, दोनों एसी मशीन है, इसमें स्पीड कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। दूसरा हमने बोला वाइड स्पीड रेंज। डीसी मशीन में स्पीड रेंज क्या होता है, ये बेस स्पीड से ऊपर भी जा सकती है और बेस स्पीड से नीचे जा सकती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में इसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से नीचे रहेगी और सिंक्रोनस मोटर में इसकी स्पीड हमेशा सिंक्रोनस होगी। लेकिन डीसी मशीन में अगर बेस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड मान लेते हैं तो ये बेस स्पीड से ऊपर भी रहेगी और बेस स्पीड से नीचे भी रहेगी, अर्थात इसका स्पीड वाइड स्पीड रेंज होता है। तीसरा क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क। अब आप बात करेंगे हाई स्टार्टिंग, इंडक्शन मोटर ले लीजिए, उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कम होता है, लेकिन डीसी मशीन में जो सीरीज मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग टार्क क्या होती है, हाई होती है। इसीलिए इसे रेलवे में प्रयोग किया जाता है, रेलवे अर्थात ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है या रेलवे में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन है, आप देख रहे होंगे, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका फील्ड पोल है, ये आपका इंटरपोल है, ये आपका योक है, इसको योक बोलते हैं, और ये आपका कम्यूटेटर है, और ये आपका ब्रश है, ये भी आपका ब्रश है। हम एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे डीसी मशीन के बारे में। अब देखिए इसमें कितने पार्ट हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसको एनिमेशन में बनाया है। इसको 10 सेकंड आप देख सकते हैं कि इसको कैसे कैसे कनेक्ट किया गया। आप देख रहे हैं कि इसको अलग अलग टाइम पर पहले हमने फील्ड को कनेक्ट किया, फिर आर्मेचर में कनेक्ट किया, बाइंडिंग किया, और फिर हमने इसको अलग अलग करिए है। ये आप 10 सेकंड देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब डीसी मशीन का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, तो डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो हम लोग देख रहे हैं। इसमें एक स्टेटर होता है, दूसरा फील्ड वाइंडिंग होता है, पोल शू होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है, इंटरपोल होता है, रोटर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, डमी कॉइल होता है, इक्वलाइजर होता है, कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश होता है, एंड योक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटर। अब क्या होता है, स्टेटर क्या होता है,
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टेटर मीन्स स्टैटिक पार्ट। जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर। अब आप देख रहे होंगे मशीन में कौन कौन से स्टैटिक पार्ट है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये सारा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये सारा पोर्शन क्या है, स्टैटिक पार्ट है। तो जो स्टैटिक पार्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ आप देखोगे कि इस स्टेटर में जो स्टैटिक पार्ट है उसमें सैलिएंट फील्ड और योक दोनों क्या है, स्थिर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं। आप ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं इस पोर्शन को, इसको योक बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, स्थिर है, इसलिए ये लोग क्या है, स्टेटर होते हैं। तो स्टेटर में हमने दो पार्ट पाया, ये दो पार्ट। अब हम बात करते हैं सैलिएंट फील्ड पोल। अब सैलिएंट क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, किसी चीज़ में उभरी होती है, उसका मीनिंग होता है सैलिएंट। अब देखिए, यह योक के इनर पेरीफेरी में बोल्ट से टाइट की जाती है। इसके दो भाग होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। जो यहाँ पर ये जो फील्ड पोल है, ये फील्ड पोल है, ये क्या है, इसके योक में क्या होता है, यहाँ पर बोल्ट से टाइट किया होता है। इसके ये इनर पेरीफेरी है, इसमें टाइट किया जाता है। तो इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है पोल कोर और दूसरा भाग होता है पोल शू। अब आप सोचेंगे पोल कोर किसको कहते हैं, अब पोल शू किसको कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पोल कोर है, और ये देखिए ये छोटा सा जो ये लगा है, ये क्या है, पोल शू है। इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखो भाई, पोल कोर क्या है, यह कास्ट स्टील का बना होता है, ये जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग को लपेटी जाती है। लेकिन पोल शू क्या होता है, यह लेमिनेटेड का बनता है। ध्यान रखिएगा, पोल कोर को हमने लेमिनेटेड नहीं बनाया, लेकिन पोल शू को हमने लेमिनेटेड बनाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एडी करंट आती है। इस एडी करंट से क्या होता है, लॉसेज होता है, और इस लॉसेज को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। अब बात करते हैं पोल शू के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेज है, ये हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो भाई, वर्किंग या एडवांटेज, क्या क्या ये काम करता है। इसके थ्री काम होते हैं। पहला काम क्या होता है, ये फील्ड वाइंडिंग को मैकेनिकली पकड़ के रखता है। आप देख रहे हैं ये क्या, ये चौड़ा है, तो ये फील्ड वाइंडिंग को क्या करेगा, ये निकलेगा नहीं। ये इधर तो आपका ये लगा आपका, और ये इधर निकलेगा, ये मैकेनिकल इसको क्या है, पकड़ के रखा है। दूसरा क्या है, इसका एरिया का मान पोल कोर से ज़्यादा होने के कारण इससे एयर गैप में यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब इसका एरिया ये है, अब इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या ऐसे निकलेगा, तो ये फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, और इस एयर गैप में, इस एयर गैप जो एयर गैप है, इससे क्या होगा आपका जो यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके ये थ्री एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब नहीं, ये तीसरा इसमें था, इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्बेडेड होती है। मतलब जो ये है, ये इसके अंदर भी क्या होती है, ये छोटे छोटे ये वाइंडिंग लगे हैं, तो इसके स्लॉट में इसी वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये आ गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखो भाई क्या है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यह वाइंडिंग पोल शू के स्लॉट में स्थित होता है, जैसा भी हम बता दिए थे कि ये आपका ये पोल शू है, ये पोल शू है, इसी के अंदर क्या होता है आपका स्लॉट में ये स्थिर होता है। ठीक है, इस वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इसका, और ये जो वाइंडिंग होगी, इस वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को सीरीज में, आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग के क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ओके, अब तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, और ये क्या होता है, सभी मशीनों में नहीं प्रयोग किया जाता है, जो इसका कास्ट चूंकि बहुत हाई होता है, इसलिए इसको हैवी मशीन में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वर्किंग क्या है, भाई इसका क्या क्या कार्य है या क्या क्या एडवांटेज है। अब देखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के मुख्य कार्य आर्मेचर रिएक्शन को कम करना होता है। अब ये होता है भाई, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है,
अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जैसा हमें फिगर से दिख रहा है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इससे एक फील्ड क्या हो रही है, जा रही है। लेकिन जब आप उससे लोड में लगाएंगे तो ये जो है इसके अंदर भी क्या होगी, करंट बहने लगेगी, तो इससे भी क्या होगी, फील्ड निकलने लगेगी। इस तरह से फील्ड निकलने लग रही है। तो जो मेन फील्ड जो सीधी थी वो फील्ड क्या हो गई, अब देख रहे तिरछी हो गई। अब इसी मेन फील्ड में जो डिस्टॉर्शन आता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं, जैसा कि तीनों फिगर से स्पष्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनसेटिंग का मुख्य कार्य कंपनसेटिंग आर्मेचर रिएक्शन को कम करना होता है। अब चूंकि यहाँ हमने देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को कम करता है। तो आर्मेचर रिएक्शन हम लोग एक अलग टॉपिक होता है। आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है, कम करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग इसका फिगर ये है। आगे नेक्स्ट हम लोग है इंटरपोल। अब क्या होता है भाई, इंटरपोल क्या होता है, जैसा हम लोगों ने फिगर में देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोल जो छोटा छोटा बना है। देखिए ये मेन पोल से क्या है, छोटा है। अब इसको छोटा क्यों बनाया जाता है और इसका यूज क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए ये पहले समझते हैं, यह योक के इनर पेरीफेरी में बोल्ट से टाइट होता है। जैसा अभी हमने देखा है फिगर से कि इसको हम क्या करते हैं, इसके इनर पेरीफेरी में इसको हम क्या करते हैं, टाइट रखते हैं। ओके, दूसरा क्या है, यह मेन फील्ड पोल के मध्य में स्थिर होता है। आपने देखा कि ये दोनों पोल के बीच में क्या है, ये दोनों पोल के बीच में स्थिर होता है। ओके, इसकी साइज पतला और छोटा होता है। हमने बताया इसकी साइज क्या है, छोटा और पतला बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन ये है कि इसमें जो फ्लक्स बहता है, इसमें जो आर्मेचर में फ्लक्स आएगा, इसमें जो फ्लक्स होगा मतलब या एमएफ बोल सकते हैं, इसमें जो एमएफ होगा वो अगर 100 है तो इसमें जो एमएफ पैदा होगा वो 130% होगा इसका। तो इससे फायदा, अब इसमें क्या हो रहा, चूंकि एमएफ ज्यादा हो रहा है तो इसमें क्या आ सकता है, सैचुरेशन की कंडीशन आ सकती है। तो इस सैचुरेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर गैप में क्या कर देते हैं, ये एयर गैप ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि जो एमएफ का वो होता है फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, 5/s। अब ये क्या हो गया, एयर गैप ज़्यादा हो गया तो इसमें एमएफ क्या होगा, सैचुरेशन की कंडीशन में नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये लिखे हैं कि इसमें इंटरपोल के कोर में मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन की स्थिति न आए, इसलिए इंटरपोल को की हाई बाइंडिंग को इंटरपोल बाइंडिंग कहते हैं। और इसमें जो बाइंडिंग की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोल बाइंडिंग कहते हैं। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब एक चीज़ और है कि भाई इसको कहाँ पर रखा जाएगा, इस इंटरपोल को। ठीक है, दोनों इंटरपोल के बीच में हो गए तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अगर जनरेटर है तब क्या होगा, देखिए जनरेटर में रोटर की दिशा में इंटरपोल के बाद सेम पोलैरिटी का मेन पोल आएगा। आपने देखा अगर आपका ये जनरेटर है तो इस जनरेटर की दिशा में मेन पोल, इंटरपोल के बाद मेन पोल आएगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी, सेम होगी, जैसा यहाँ आपने लिखा है। लेकिन मोटर में क्या है, रोटेशन की दिशा में इंटरपोल के बाद अपोजिट पोलैरिटी का मेन पोल आता है। अगर ये क्या मोटर है तो ये आपका इंटरपोल के बाद क्या आ गया, मेन पोल आएगा, तो जिसकी दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। एक चीज़ तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इसकी ये चीज़ें, ये एमसीक्यू में कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट आते भी हैं एग्जाम में और ऐसे भी सिलेबस में अपने। आगे हम लोग बात करते हैं इस इंटरपोल का कार्य क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करता है। तो इसका मेनली 3 काम है, 3 काम है। पहला कार्य क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। इसका मतलब हमने 2 जगह हमने कंपनसेटिंग वाइंडिंग को भी पढ़ा कि वो आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है, और इंटरपोल भी क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये आर्मेचर जो इंटरपोल होता है, इंटरपोल में डीमैग्नेटाइजेशन को करता है, और वहाँ पर वो वाला जो हम लोग पहले पढ़े थे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को कम करता है। अब ये तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करता है, ये बहुत बड़ा इसका एक एडवांटेज ये है कि क्या होता है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन होने पर
ब्रश के अंदर क्या हो जाती है, स्पार्किंग आने लगती है। तो स्पार्किंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, स्पार्किंग को रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे यह इंटरपोल बाइंडिंग के द्वारा इंटरपोल के सामने आर्मेचर कॉइल में एक रोटेशनल ईएमएफ पैदा करती है, जो आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है, जिससे ब्रश में स्पार्किंग नहीं होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले तो हम समझे कि ये रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है, कहाँ से आ गया। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि इंटरपोल में जो आया था एमएफ वो कितना था, 130%। किसका, आर्मेचर का। आर्मेचर में क्या है, 100% एमएफ है और इसमें 130 है। तो क्या होता है, जो इसका 100% जो होता है, इसका 100% वो क्या करेगा, इस आर्मेचर रिएक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। और ये 30% जो बचा इसका, इस इंटरपोल में जो 30% एमएफ बचा, वो क्या करेगा, आर्मेचर बाइंडिंग में आर्मेचर वाइंडिंग में रोटेशनल ईएमएफ पैदा करेगा। इसकी दिशा क्या होगी, जो रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट होगी, जिससे क्या होगा, उसमें स्पार्किंग नहीं होगा। अब दूसरा वर्ड ये होता है भाई, रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, जब ब्रश से आर्मेचर क्रॉस करता है तो उसमें करंट की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब जब करंट की किसी भी इंडक्टर में अगर करंट की दिशा बदलेगी तो क्या होगा, जब करंट की दिशा बदलेगी तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, उसी को रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। एक तो ये हो गया। तीसरा इसका काम है, यह कम्यूटेशन को अच्छा करता है। ये तो मतलब कम्यूटेशन क्या होता है, मतलब जो स्पार्किंग होती है कम्यूटेशन, उसी को कम करना ही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। कम्यूटेशन क्या होता है, ये क्या होता है, एक बार बोल भी देते हैं। कम्यूटेशन में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट की दिशा जो बदलती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं, एक और अच्छी बात है, इंटरपोल बाइंडिंग का प्रयोग करने से ब्रश शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये सोच रहे होंगे, इसका एक बेनिफिट ये है कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे जनरेटर में रोटेशन की दिशा में, मोटर में उसका अपोजिट होता है। लेकिन यदि आप इंटरपोल बाइंडिंग यूज कर लेंगे तो उसको ब्रश को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए कौन उसको बार बार को अलग अलग लोड पर अलग अलग शिफ्ट करना क्या होगा, डिफिकल्टी होती है, इसलिए इंटरपोल लगा सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भाई फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं। अब देखो समझते हैं भाई फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं। अब देखो, जो फील्ड में जो वाइंडिंग की जाती है उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन इसको टेक्निकली हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें टेक्निकली ये बोलना चाहिए इस तरह से कि जिस वाइंडिंग में एक्साइटिंग करंट फ्लो होती है उस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। मतलब जो करंट फील्ड में बहती है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट बोलते हैं। इस एक्साइटिंग करंट से फील्ड वाइंडिंग में वर्किंग फ्लक्स पैदा है। जब इसकी, आप तो जानते हैं कि किसी भी कॉइल में अगर करंट बहेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बहेगा। लेकिन जब एक्साइटिंग करंट बहेगा तो उससे जो फ्लक्स पैदा होगा उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग फ्लक्स बोलेंगे या यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं। ओके, अब एक चीज और आपने देखा होगा, यह वाइंडिंग पोल पर कंसंट्रेटेड रूप से लपेटी होती है। आपने देखा ये पोल था, ये ऐसे ऐसे क्या होती है, लपेटी जाती है। अगर आप देखेंगे तो अब बात होता है भाई कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किसको कहते हैं। अब देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किसको कहते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। जिस वाइंडिंग का जो एक्सिस क्या हो, सेम हो। अब देखिए इसका मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है और डीसी पोल पर भी किया जाता है। अब वही हमने यहाँ लिख दिया। एक चीज और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे पोल में, अब ये क्या होगा, सारे पोल में आप देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल बन रहा है, दूसरा साउथ पोल बन रहा है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनने को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोफील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो नॉर्थ साउथ का बनता है उसको हेट्रोफील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। वही कंसंट्रेटेड वाइंडिंग जो हमने समझाया है वो डिफिनेशन लिखा गया है। जिस वाइंडिंग के सभी टर्न के मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस एक होती है उसे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं।
आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है भाई, समझते हैं। अब देखो क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें वर्किंग फ्लक्स से, जो हमने वर्किंग फ्लक्स पैदा किया था उसकी बात करें, जिसमें वर्किंग फ्लक्स के कट होने के कारण ईएमएफ पैदा होता है, उस वाइंडिंग। अब ऐसे अगर हम बोले भाई आर्मेचर वाइंडिंग, यह वाइंडिंग कोर के स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। वहां पर हमने जो पढ़ा था फील्ड वाइंडिंग, वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड टाइप की होती है, और ये वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्योंकि अब ये इसकी पावर रेटिंग, जो इसमें पावर होगी, इसकी रेटिंग कितना इसमें करंट या आप वोल्टेज दे सकते हैं, तो इसकी जो करंट, जिसकी पावर की रेटिंग क्या होगी, मशीन की रेटिंग के बराबर होती है। और अभी हम लोग, अब आप सोचेंगे भाई फील्ड की रेटिंग कितनी होती है, फील्ड की जो रेटिंग होती है वो मशीन के 0.5 से लेकर के 2% तक होती है। मतलब अगर हम पूछे कि मशीन की रेटिंग कितनी है, तो हम बोल सकते हैं मशीन की रेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग के बराबर, आर्मेचर पावर के बराबर होती है। अब हम लोग बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के रूप में होती है, और ये वाइंडिंग आपस में क्या होती है, क्लोज। ये और जान लीजिए, ये जो आपस में क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग आपस में क्या होती है, इस तरह से क्लोज लूप बना लेती है। मतलब जहां से स्टार्ट होगी वहीं पर ये क्या हो जाएगी, फिनिश्ड भी होगी। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं, डीसी या डीसी। अब ये जो होता है डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग में ऑलवेज एसी करंट फ्लो होता है, इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग कोर को, इसमें क्या होता है, हमेशा आर्मेचर में हमेशा एसी करंट इंड्यूस होती है, इसलिए इसको हमेशा लेमिनेटेड बनाया जाता है। अब ये मशीन ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक लैप होता है और दूसरा वेव होता है। अब बात करते हैं लैप वाइंडिंग किसको कहते हैं। अब क्या होता है, आर्मेचर कॉइल में जहाँ से ये स्टार्ट होगा, मतलब आर्मेचर कॉइल की बाइंडिंग क्या होगी, जहाँ से स्टार्ट होगा और उसके क्या होगा, बगल वाले कम्यूटेटर से क्या हो, कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैप वाइंडिंग बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन उठता है भाई इसको लैप वाइंडिंग क्यों कहते हैं। आपने देखा जो दूसरा स्टार्ट होगा वो भी क्या होगा, इस बाइंडिंग को क्या कर रहे, ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको लैप वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें आपने देख रहे हैं कि इसमें पैरेलल पाथ क्या होते हैं, नंबर, वो पैरेलल पाथ क्या होते हैं, इस जितना पैरेलल पाथ होगा उतना ही नंबर ऑफ ब्रश होंगे और उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पोल होंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 4 पोल की मशीन थी, तो ये 4 पोल है, 4 ब्रश है और इसमें 4 पोल की यूज किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं वेव वाइंडिंग क्या होती है। वेव वाइंडिंग क्या होती है, ये वहाँ पर क्या होता है, इसकी यहाँ पर बगल में कनेक्ट करते हैं, इसका जो दूसरा एंड होता है वो लगभग 2 पोल के बराबर होता है, मतलब 360 डिग्री, मतलब एक इधर कनेक्ट होगा कम्यूटेटर में, तो दूसरा क्या होगा, उसके अपोजिट कनेक्ट होता है। इसका जो रूप होता है आप देख रहे हैं, इसका वेव जैसा है और इसमें 2 पैरेलल पाथ बने हैं, इसलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होंगे, 2 होंगे और यही क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रश होगा। अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डमी कॉइल क्या होता है। डमी कॉइल क्या होता है, क्या होता है, जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट की संख्या ऐसे नहीं होती है जिससे क्या हो जाए, जो कम्यूटेटर पिच को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। इसलिए जो भी वेव मशीन होती है, वेव टाइप जिस बाइंडिंग होती है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रोटर के स्लॉट में एक एक्स्ट्रा कॉइल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डमी कॉइल कहते हैं। ये डमी कॉइल क्या होती है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है, यह केवल रोटर को मैकेनिकली बैलेंस रखता है। आगे बात करते हैं इक्वलाइजर क्या होता है। इक्वलाइजर आपका रोटर, इक्वलाइजर लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, इससे सर्कुलेटिंग करंट बहती है। इस सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटर क्या होता है। कम्यूटेटर क्या करता है, ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल कन्वर्टर भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कम्यूटेशन, जैसा भी हम लोग कम्यूटेशन पहले ही पढ़ चुके थे, आर्मेचर कॉइल में करंट की दिशा बदलने को हम लोग क्या बोलते, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, कम्यूटेटर का क्या
एडवांटेज है, ये एसी को डीसी में बदलता है। और दूसरा क्या करता है, मूविंग आर, आप देख रहे हैं कि इसमें जो एमएफ पैदा होगा वो उसका क्या होगा, वो फील्ड क्या होगी, स्टेशनरी होगी। एमएफ स्पेस के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगी, मतलब इससे जो फील्ड पैदा होगा वो क्या होगा, आपका स्टेशनरी होगा। अब हम लोग बात करते हैं ब्रश। ब्रश क्या होता है, ये क्या करता है, रोटेटिंग कम्यूटेटर और एक्सटर्नल लोड को के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाता है। इसकी पोजीशन ऑलवेज एडजेसेंट पोल के बीच में होती है, अर्थात ये एमएनए की दिशा में होती है, ये दोनों के बीच में वो करता है। अब आर्मेचर रिएक्शन की दशा में हम पहले बात कर चुके हैं कि जब क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन की दशा में ब्रश को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक कार्बन होता है, एक इलेक्ट्रोग्रेफाइट होता है और तीसरा कॉपर ग्रेफाइट होता है। ये स्मॉल मशीन में यूज किया जाता है, इसको जनरली यूज किया जाता है, इसको जहाँ पर वोल्टेज कम और करेंट हाई होता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं योक। अब बात करते हैं योक क्या होता है भाई। योग क्या होता है, जो आउटर पेरीफेरी होता है उसी को योग बोलते हैं, जैसा भी हम लोग समझते हैं, ये मतलब स्टेटर के पार्ट को हम योग बोलते हैं। स्मॉल मशीन में योग को कास्ट आयरन का बनाया जाता है, लेकिन लार्ज मशीन में इसको फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है। आप सोचेंगे क्यों फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है, ये तो कास्टली पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जब बड़े मशीन में योग क्या करता है, फ्लक्स को आने जाने देता है। जैसे आप अब देख रहे हैं, इसी को योग बोलते हैं, इसी में फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसको आने जाने के लिए हमें इसका रिलेक्टेंस क्या चाहिए, कम चाहिए, तो या परमिबिलिटी हाई चाहिए। तो परमिबिलिटी हाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कास्ट स्टील का, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील का बनाते हैं। कास्ट आयरन की जगह हम लोग क्या इसको बनाते हैं, कास्ट स्टील का, फैब्रिकेटेड स्टील का बनाते हैं। बात ये हो गई। अब बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं। इसके मेन कार्य क्या होते हैं, 2 कार्य होते हैं। आपने देखा, पहला क्या होता है, यह इंटरनल पार्ट को मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे। ये जो अंदर पार्ट है इसको क्या होगा, कोई चीज़ धूल धक्कर से क्या करेगा या किसी से मैकेनिकली हार्मफुल से क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। और दूसरा एडवांटेज क्या है, यह हाफ फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। आपने देखा ये आपका क्या है, इससे देखिए इस पोल से कितने 2 निकले, लेकिन ये 2 जा रहे हैं, लेकिन इससे जो कोर के अंदर कितनी जा रही है, आधी जा रही है। मतलब जितना पोल में फ्लक्स जाएगा उसके आधी इसमें फ्लो होगी। मतलब ये क्या करता है, क्योंकि फ्लक्स का हमेशा क्या होगा, क्लोज लूप फॉलो करेगा। तो ये क्लोज लूप फॉलो करने के लिए इसको क्या चाहिए, उसको कोई एक रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता कौन देता है, वो रास्ता आपको ये देता है, मतलब योग देता है। तो इसका और ये ध्यान रखिएगा, फ्लक्स योग में जो फ्लक्स बहती है वो मेन पोल की हाफ बहती है, इसीलिए ये इसके 2 एडवांटेज। तो इस तरह से हमने डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।